क्या होगा अगर डीमन स्लेयर के हाशिरा खुद ही डीमन बन जाएं? इसका आंसर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। हर हाशिरा का अपना खुद का ब्लड डीमन आर्ट होगा। हर हाशिरा की ब्रीदिंग स्टाइल बिल्कुल ही अल्टर हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, या फिर उसका कोई न्यू फॉर्म खुलाएगा। जैसे काइगाकू थंडर ब्रीदिंग करता था तो वो डीमन बनने के बाद ब्लैक थंडर ब्रीदिंग करने लगा। एंड अपर मून वन कोकोशिबो मून ब्रीदिंग करने लगा डीमन बनने के बाद। एंड हर हाशिरा के पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। एंड हाँ, हर हाशिरा अपर मून की रैंक में आ जाएगा। बट आज के व्हाट इफ एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर हाशिरा में डीमन बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी ब्रीदिंग स्टाइल में क्या चेंजेस आएंगे, पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आएंगे, लुक्स में क्या चेंजेस आएंगे, एंड उनका ब्लड डीमन आर्ट क्या हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंगोकू की, जो ज्यादातर लोगों का सबसे फेवरेट हाशिरा है। तो सपोज रेंगोकू अकाजा से लड़ते समय अनविलिंगली डीमन बन जाता है। वो डीमन बनना चाहता नहीं है बट अकाजा उसको डीमन बना देता है। तो पहली बात, रेंगोकू की पर्सनालिटी कैसी होगी, रेंगोकू का ब्लड डीमन आर्ट क्या होगा, रेंगोकू की ब्रीदिंग स्टाइल में क्या चेंजेस आएंगे, और रेंगोकू अपर मून की कौन सी रैंक पे आएगा। तो अगर ऐसा होता तो रेंगोकू के फ्लेम्स ब्लू फ्लेम्स में टर्न हो जाते हैं, उसकी चमकती हुई एम्बर आंखें ब्लू आंखों में टर्न हो जाती, एंड स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक चेंज आने से वो डीमन स्लेयर मार्क भी खोल लेता। अब रेंगोकू के पास ब्लू फ्लेम्स क्यों आती, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर को हम उठा लें, जैसे हो घोस्ट राइडर, वो अगर अपने फ्लेम्स को अपग्रेड करता है तो वो येलो फ्लेम से हमेशा ब्लू में टर्न होता है। और ये केस सिर्फ घोस्ट राइडर के साथ नहीं है, ये किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ होता है। हमने ये देखा है कि येलो फ्लेम्स को अपग्रेड करने के बाद ब्लू फ्लेम बनता है, जो कि ज्यादा हॉट होता है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अपोजिट है। बट यू नो मूवीज एंड एनिमे में ये दिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि येलो फ्लेम्स टर्न होकर के ब्लू फ्लेम्स में चेंज हो गए। एंड रेंगोकू भी डीमन बनने के बाद ब्लू फ्लेम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। अब डीमन बनने के बाद रेंगोकू के पास उसका ब्लड डीमन आर्ट भी आएगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो अपने ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाएगा बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली, जहां पर वो अपने अटैक से ब्लू फ्लेम्स छोड़ेगा और उसके बाद वो उसको कंट्रोल कर सकता है एंड फर्दर एनिमी को डैमेज कर सकता है। अब बात करें रेंगोकू की पर्सनैलिटी चेंज की, तो रेंगोकू अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हाई विल पावर वाला डीमन रहेगा। हालांकि इस बार उसके इंटेंशंस काफी डार्क रहेंगे। वो ह्यूमंस को मारेगा, वो मुजान के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, एंड वो अपनी बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज एंड ओल्ड ऑनर खो देगा। इससे रेंगोकू का कैरेक्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो अभी भी बहुत ही ज्यादा हंसेगा और एनर्जेटिक रहेगा। और हाँ, मेरे ख्याल से अगर रेंगोकू डीमन बनेगा तो वो अपर रैंक 1 या अपर रैंक 2 में आएगा। इसके बाद है शिनोबू, यानी कि इंसेक्ट हाशिरा। तो मेरे ख्याल से शिनोबू की इंसेक्ट ब्रीदिंग वेनम ब्रीदिंग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि शिनोबू बहुत ही ज्यादा पॉइजन्स के साथ ही अटैक करती है, एंड दैट्स व्हाई उसकी ब्रीदिंग स्टाइल भी अब बिल्कुल वेनम वाली हो जाएगी। मतलब अब उसके हर अटैक में वेनम होगा। यहाँ पर आप शिनोबू को एज अ रिसर्चर भी कंसिडर कर सकते हो। शिनोबू डिफरेंट वेनम्स एंड पॉइजन्स को क्रिएट करती रहेगी, एंड इससे वो बहुत ही ज्यादा डरली हो जाएगी। एंड हाँ, अगर हम बात करें शिनोबू के ब्लड डीमन आर्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली शिनोबू के पास पॉइजन रिलीज ब्लड डीमन आर्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब शिनोबू डोमा से फाइट कर रही थी तो उसने अपने आप को ही ऐसा पॉइजन क्रिएट कर दिया था। जब डोमा ने उसे कंज्यूम किया तो यस, डोमा पे काफी ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ा था। और मेरे ख्याल से डीमन बनने के बाद शिनोबू अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगी, और ये बात सेंस भी बनाती है, जिससे वो अपने ब्लड डीमन आर्ट के थ्रू अपने बॉडी से ही पॉइजन्स को रिलीज करेगी एज अ क्लाउड। इन सारी एबिलिटी से शिनोबू डेफिनेटली एक अपर मून पोजीशन होल्ड कर लेगी। और हाँ, शिनोबू भी ऑफ कोर्स अपर मून 2 जितनी पावरफुल होगी या उससे भी ज्यादा। यहाँ पर डेफिनेटली शिनोबू की पर्सनालिटी में भी काफी ज्यादा चेंज आएगा। शिनोबू ह्यूमन में काफी ज्यादा गुस्से में रहती है, बट डेफिनेटली वो दिखाती नहीं है। अब डीमन बनने के बाद ऑफ कोर्स वो जान लेगी, ना कि जान बचाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ भी शिनोबू की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद आता है विंड हाशिरा, यानी कि सानेमी। सानेमी अगर डीमन बनेगा तो मोस्ट ब्रूटल डीमन बनेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रॉमा है और वो आज की डेट में भी काफी ज्यादा गुस्सैल और काफी ज्यादा ब्रूटल है। जब वो डीमन बनेगा तो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डीमन में से होगा। एंड अब सानेमी की ब्रीदिंग स्टाइल विंड ब्रीदिंग से चेंज होकर के ग्रीन विंड ब्रीदिंग में चेंज हो चुकी है। ये विंड ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जैसी ही होगी, बट ये उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब ये विंड्स अब एक्चुअली में दिखेंगे ग्रीन फॉर्म में। और यहाँ पर उसका ब्लड डीमन आर्ट ये होगा कि वो अपने आसपास किसी भी जगह पर टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है। वो अपने आप को डिफेंसिव मोड में भी डाल सकता है, अपने अराउंड एक विंड का चाकरा बनाकर, या फिर वो अपने एनिमीज को बहुत ही ज्यादा दूर से हिट कर सकता है विंड के पंचेस लगाकर, जैसे कि आगाजा किया करता था, बट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आगाजा के ह्यूमन फॉर्म में वो कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं करता था, बट सानेमी विंड ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है, एंड दैट्स व्हाई वो आगाजा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर सानेमी मोस्ट प्रोबेबली अपर मून 1 जितना पावरफुल होगा। इसके बाद है मिस्ट हाशिरा, यानी कि म्यूचिरो। अब यहाँ पे मिस्ट हाशिरा की ब्रीदिंग स्टाइल चेंज होकर के मिस्ट से ब्लैक मिस्ट में चेंज हो जाएगी, और ये ब्लैक मिस्ट अपने एनिमी के विजन्स को तो ब्लॉक करेगी ही करेगी, बट ये
उनको स्लीप में भी डालेगी, यानी कि ये मिस्ट अब उनको सुला सकती है। और म्यूचिरो का ब्लड डीमन आर्ट भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो मिस्ट का यूज करके किसी को भी सुला सकता है और म्यूचिरो अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल ही मिटा देगा। ह्यूमन फॉर्म में वो गायब होने का नाटक करता है, बट डीमन बनने के बाद वो एक्चुअली में गायब हो जाएगा। वो अपने ही मिस्ट में बहुत ही ज्यादा ब्लेंड इन हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा स्टेल्थली अपने एनिमी को मार देगा। और डेफिनेटली क्योंकि म्यूचिरो अपर मून 1 कोकोशिबो का ही डिसेंडेंट है, तो यहाँ पर भी म्यूचिरो अपर मून 1 जितना ही पावरफुल होगा। अब ह्यूमन फॉर्म में म्यूचिरो बहुत ही ज्यादा शांत इंसान है, वो भूल जाता है चीजों को, लेकिन डीमन बनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एंड साइकोपैथ जैसा हो जाएगा। वो हंसेगा, रोएगा और सबको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारेगा, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट असैसिन। इसके बाद है लव हाशिरा, यानी कि मित्सुरी कंरोजी। गाइस मानिए या ना मानिए, मित्सुरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में रॉक हाशिरा के बाद मित्सुरी ही सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है फिजिकली, और डीमन बनने के बाद फिजिकली मित्सुरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मित्सुरी ने फ्लेम ब्रीदिंग को अल्टर करके लव ब्रीदिंग बनाया, जो कि फ्लेम ब्रीदिंग जैसा ही है बट उससे थोड़ा सा इंफीरियर है। डीमन बनने के बाद वो लव ब्रीदिंग का नहीं बल्कि लव मिस्ट ब्रीदिंग का यूज करेगी, यानी कि अब मित्सुरी मिस्ट पे कंट्रोल पा सकती है, जो कि पिंक मिस्ट होगा। वो इससे हिप्नोटाइज कर सकती है किसी को भी, और ये मित्सुरी का ब्लड डीमन आर्ट भी होगा, यानी कि हिप्नोसिस। मित्सुरी इस मिस्ट का यूज करके किसी को भी फिजिकली डिसेबल एंड पैरालाइज कर सकती है, हमेशा हमेशा के लिए। वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है एंड अपने अंडर काम करवा सकती है। एंड अगर फाइट करने की बात आए तो उसकी वाइब कटाना, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो और ज्यादा लंबी, डेडली और बड़ी हो जाएगी। प्लस मित्सुरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन डीमन बनने के बाद वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक न्यू लेवल पे होगी। वो अपने ही बोन्स को तोड़कर किसी भी शेप में चली जा सकती है, क्योंकि उसकी बोन दोबारा 1 सेकंड में जुड़ जाएगी। इसके बाद है स्नेक हाशिरा, यानी कि ओबानाई। ओबानाई बहुत ही ज्यादा डेडली है और वो इल्यूजन्स के साथ खेलता है। उसकी सर्पेंट ब्रीदिंग अब पाइथन ब्रीदिंग में चेंज हो जाएगी, मतलब कि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से बहुत ही बड़े बड़े जायंट स्नेक्स को समन कर पाएगा। और हाँ, अभी भी वो इल्यूजन्स के साथ खेलेगा। वो अटैक तो एक तरफ से करेगा बट उसके अटैक्स दूसरी तरफ से आएंगे। पर्सनैलिटी में भी मेरे ख्याल से ओबानाई की बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। ह्यूमन में भी वो बहुत ही ज्यादा कॉकी और बहुत ज्यादा गुस्सैल था, और डीमन बनने के बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। हालांकि मेरे ख्याल से ओबानाई अपर मून 2 जितना पावरफुल होगा या उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनली गियू की। गियू है अपना वाटर हाशिरा, जो कि अपने आप को हाशिरा नहीं मानता। अब गियू की वाटर ब्रीदिंग ब्लड वाटर ब्रीदिंग में चेंज हो जाएगी, यानी कि अब वो ब्लू वाटर में नहीं बल्कि ब्लड वाटर के साथ अटैक करेगा, जहाँ पे अब उसका वाटर नहीं बल्कि एसिड है। अब गियू एक्चुअली में एसिड थ्रो कर सकता है अपने एनिमीज पर। यहाँ पर उसका ब्लड डीमन आर्ट भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। वो हर टाइप के वाटर एंड एसिड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। वो हर वाटर को एसिड में चेंज कर सकता है एंड हर एसिड को वाटर में। वो चाहे तो अपने ही वाटर को कंट्रोल करके अपना एक खुद का वाटर प्रिजन क्रिएट कर सकता है। वाटर क्लोन्स, वाटर वेपन्स, वो हर चीज क्रिएट कर सकता है जो कि वाटर से रिलेटेड है। बट गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि गियू ने अपना खुद का 11th फॉर्म यानी कि डेड काम बनाया था। अब जो मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से गियू और भी ज्यादा फॉर्म्स क्रिएट करेगा, यानी कि मेरे ख्याल से गियू एक प्रोफेसर डीमन बन जाएगा जहाँ पे गियू मैक्सिमम 4 और वाटर स्टाइल्स क्रिएट कर सकता है, यानी कि टोटल 16 वाटर फॉर्म्स। इसकी बात है फाइनली अपना स्टोन हाशिरा, जो कि मोस्ट पावरफुल हाशिरास में से एक है एंड करंट जनरेशन में वो सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा है। एंड गाइस अगर गलती से गियू में डीमन बन गया, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ब्रूटल डीमंस में से एक होगा, जो कि अपने सामने किसी भी चीज को ऑब्लिटरेट कर देगा, क्योंकि अब वो स्टोन ब्रीदिंग नहीं बल्कि माउंटेन ब्रीदिंग करेगा आई नो इसका नाम थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया, बट यहाँ पे गियू में किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ से रिलेटेड है उसका वो कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब ये कि वो अपने टेलीकिनेसिस पावर्स एंड फोर्स की मदद से एक पूरे सिटी को आधा आधा तोड़ सकता है। मतलब जहाँ पर अर्थ है वहां पर गियू में पिलर्स क्रिएट कर सकता है, उस पूरे एरिया को तोड़ सकता है, यानी कि पूरा अर्थ उसका वेपन होगा, जो कि मेरे ख्याल से अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आर्ट होगा। और अगर गियू में गलती से डीमन बन गया तो कोई भी हाशिरा उसको हरा नहीं पाएगा। शायद योरोची हरा दे बट पता नहीं। और डेफिनेटली यहाँ पर रॉक हाशिरा अपर मून 1 कोकोशिबो से भी ज्यादा पावरफुल होगा। अब वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने सारे ही हाशिरास को अपर मून 1 एंड अपर मून 2 जितना ही रैंक किया है एंड उनसे ऊपर ही रैंक किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपर मून 1 से लेकर अपर मून 6 तक सिर्फ 2 बंदे ही पास्ट में डीमन स्लेयर थे एंड ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकते थे, जहाँ पे कोकोशिबो एक हाशिरा लेवल डीमन स्लेयर था और डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बना। एंड टाइगा को एक बहुत ही ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज डीमन स्लेयर था और डीमन बनने के बाद वो
अचानक से अपर मून 6 बन गया, तो मेरे ख्याल से सारे हाशिरा अगर डीमन बनेंगे तो वो अपर मून 1 जितने ही पावरफुल होंगे या उससे थोड़े से ही कम पावरफुल होंगे, क्योंकि अब तक जितने भी अपर मून हैं उनमें से 2 को छोड़ करके कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज नहीं कर पाता। एंड अपर मून 2 डोमा तो फाइटर भी नहीं था। अकाजा जो कि फाइटर था बट वो ब्रीदिंग स्टाइल का यूज नहीं कर पाता था, वो अपर मून 3 है। तो यस गाइस, यही थी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में काफी मजा आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने किसको मिस कर दिया। एंड हाँ, आपके हिसाब से कौन से हाशिरा को कौन सा ब्लड डीमन आर्ट मिलना चाहिए आपके हिसाब से। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।